Happy Monday. Let's not make it as a nervous Monday. आणि आपली प्रोडक्टिव्हिटी कमी होऊ देऊ नकोया. Okay. During the last lecture, we have seen how we can calculate marginal efficiency of capital, MEC. That is expected rate of getting profit on your investment in capital. आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कैपिटल पे, उसमें कितने रेट पे आपको मिल सकता है रिटर्न, कितने रेट पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है, और ये कैसे निकालना है ये हमने देखा था. अगर आपको याद है फॉर्मूला, तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसे बनता था. सी, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ एसेट सप्लाई प्राइस, इज इक्वल टू R1 अपॉन 1 प्लस स्मॉल r प्लस R2 अपॉन 1 प्लस स्मॉल r ब्रैकेट स्क्वायर. अगर आपको याद है तो. और ये जो R है, R1, कैपिटल R2, जो आपके न्यूमरेटर में अंश फ्रैक्शन के ऊपर वाले हिस्से में दिखता है, वो आपके नंबर ऑफ ईयर्स के अकॉर्डिंग बदलता है. R1 मतलब 1 ईयर, R2 मतलब 2 ईयर्स, R3 मतलब 3 ईयर्स. राइट. तो ये अर्निंग है आपका उस एसेट से उस साल के लिए. और R जो स्मॉल है वो है आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज आपका MEC. तो होपफुली आपको ये फॉर्मूला याद होगा. उसके हिसाब से आपको सम शायद सॉल्व करने के लिए एग्जाम में आ सकते हैं. वी डोंट नो येट. एंड टुडे वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद दिस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन इनकम एंड आउटपुट. दैट्स वन ऑफ द मे बी वी कैन से लिटिल बिट हार्ड. थोड़ा सा हार्ड होगा, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो इतना हार्ड नहीं लगेगा. ओके. सो हमारे टॉपिक का अभी के लिए नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन इनकम एंड आउटपुट. ओके. इनकम और आउटपुट के ऊपर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या इफेक्ट होता है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर? ओके. द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय R.F. Kahn in his article The Relation of Home Investment to Unemployment. आपके इन्वेस्टमेंट का, घर में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसका अनएम्प्लॉयमेंट के साथ, ओवरऑल नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट के साथ क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में आर्टिकल था इन द इकोनॉमिक जर्नल ऑफ जून 1931. वेरी लॉन्ग एगो. राइट. कान्स मल्टीप्लायर वाज द एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर. उन्होंने जो मल्टीप्लायर बनाया उसका नाम था एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर. केन्स टुक द आइडिया फ्रॉम कान एंड फॉर्मुलेटेड द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. तो ये आइडिया लेकर केन्स ने अपना नया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बनाया. ओके. Keynes, however, propounded the concept of multiplier with the reference to income to increase in total income, direct as well as indirect, as a result of original increase in the investment and income. तो केन्स ने ये जो मल्टीप्लायर बनाया, ये जो कंसेप्ट बताया, इसका रेफरेंस क्या था? रेफरेंस हमारा था इंक्रीज इन टोटल इनकम. ओके. आपका जैसे इनकम बढ़ता जाता है, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट इनकम. डायरेक्ट इनकम में आपकी डायरेक्ट शायद सैलरी आ सकती है. राइट. इनडायरेक्ट इनकम में आपने जो पहले इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर रिटर्न्स आना, इंटरेस्ट मिलना, ये हो सकता है. ओके. एज ए रिजल्ट ऑफ ओरिजिनल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम. तो जो ओरिजिनल इनकम था आपका, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट था, उसमें जो इंक्रीज हुई, आपने जो पहले इन्वेस्ट किया है उसमें जो इंक्रीज हुई है, आपका जो पहले से इनकम है, शायद सॅलरी है, उसमें अगर इंक्रीमेंट आया है, जर सॅलरी वाढली असेल तो उसमें जो इंक्रीमेंट आया है, वो इंक्रीमेंट की वजह से अगर आपका टोटल इनकम बढ़ता है, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर विच इज गिवन बाय केन्स. सो 2 छोटे प्रश्न. माईक उघडा तुमचे. सो पहिला क्वेश्चन, आपण जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बघतोय तो कोणी शोधून काढलाय? हु हैज propounded the theory of investment multiplier? किसने हमें बताया है? Please give me answer so that I can move forward. Are you going to give me answer or should I just think that you are sleeping? So nice to see कि आप बोल, मतलब आपको तो आंसर नहीं बताने हैं, फिर भी आपके माइक्स ऑन है. राइट.
ठीक है, अगर आपको नहीं बताना है, आई एम नॉट गोइंग टू फोर्स यू, यू नो दैट ऑलरेडी. Let me just go with my flow. I'm not going to ask you any further. So ये जो कंसेप्ट है वो केन्स ने दिया है. केन्स का ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है जो हमें इन्वेस्टमेंट और इनकम के बीच वाली रिलेशन बताता जाता है. Therefore, where Kahn's multiplier is known as employment multiplier, Keynes multiplier is known as investment or income multiplier. So जो हम पढ़ने वाले हैं वो होगा investment or income multiplier. So what is multiplier? In economics, a multiplier broadly refers to as an income factor that when increased or changed, income का ऐसा एक फैक्टर जो जब इनकम इंक्रीज होता है, चेंज होता है, या फिर ये फैक्टर जब इंक्रीज होता है, चेंज होता है, चेंज मतलब बदल दिया जाता है, कॉजेस इंक्रीज और चेंज इन मेनी अदर रिलेटेड इकोनॉमिक वेरिएबल. मतलब सिर्फ इनकम में ही नहीं और बहुत सारे वेरिएबल्स में बदलाव लाता है. सो जब एक फैक्टर चेंज होता है उसके साथ साथ बाकी सारे फैक्टर्स भी चेंज होते हैं. दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एज अ मल्टीप्लायर. ओके, सो समझ लो कि अगर मैंने यहाँ पर आपको बोला कि अभी के अभी आपके जो कैमराज है ऑन कर दो, ऐसा अगर मैंने बोला तो ये एक फैक्टर है. उसकी वजह से क्या होगा, जो भी सो रहे होंगे वो एकदम से जाग जाएंगे, जो भी सो रहे होंगे वो शायद से कट हो जाएंगे कॉल से, जो भी ध्यान दे रहे हैं वो शायद अपना नॉर्मली ऑन करेंगे कैमरा, और जो भी ध्यान नहीं दे रहे वो ऑन कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि उनको पता ही नहीं चलेगा कि मैंने ऐसे बोला है. मतलब सिर्फ एक चीज का आपके बहुत सारे चीजों पर इम्पैक्ट हुआ, और दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज मल्टीप्लायर. समझ में आ रहा है? In terms of Yes. in terms of gross domestic product, the multiplier effect causes gains in total output to be greater than the change in spending that caused it. मतलब जब आप जीडीपी के बारे में बात कर रहे हो, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ने देखा है जीडीपी क्या है. ओके, तो जब हम जीडीपी के टर्म्स में बात करते हैं तो मल्टीप्लायर इफेक्ट कॉजेस gains in total output to be greater than change in spending that caused it. तो जो आपने आउटपुट प्रोडक्शन करने के लिए जितना स्पेंड किया, जितना आपका एक्सपेंडिचर रहा, उससे ज्यादा आपका आउटपुट रहेगा, उससे ज्यादा आपका इनकम रहेगा. मतलब जितना स्पेंड किया उससे ज्यादा आपको फायदा होगा, उससे ज्यादा प्रोडक्शन होगा. एंड दैट्स व्हाई मल्टीप्लायर इफेक्ट, मतलब ये बढ़ा देता है. मल्टीप्लायर इन टाइम्स आपका प्रोडक्शन बढ़ा देता है एज कम्पेयर टू योर एक्सपेंडिचर. मतलब शायद आपने एग्जाम के लिए सोचा कि ठीक है मुझे एग्जाम में 48 मार्क्स लाने पड़ते हैं, ऐसा अगर रूल है तो मैं 48 मार्क्स का ही पढ़ूंगा, और वैसे ही आप पढ़कर गए, लेकिन ऐसा हुआ बाय योर लक कि जो भी पढ़ा था उसमें वो इतना इजी आया, मतलब वो 48 मार्क्स का नहीं आया लेकिन उससे ज्यादा आया. सो दैट वुड बी लाइक 94 मार्क्स का पूरा बिकॉज ऑफ आपने जो पढ़ा उसमें से ही आया. तो मतलब उसके हिसाब से आपको 80 मार्क्स मिल गए, 84 मार्क्स मिल गए, 85 मार्क्स मिल गए. ओके, इसका मतलब आपने एक्चुअली कितने मार्क्स के लिए पढ़ा था, 48, राइट. लेकिन बाय द लक, ओके, मल्टीप्लायर इम्पैक्ट से क्या हुआ, आपको एकदम से 80 मार्क्स मिल गए. समझ में आ रहा है आपके मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, या फिर मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है. आपने एक्स अमाउंट स्पेंड की तो आपका रिटर्न या फिर आपका आउटपुट कितना होगा, शायद एक्स स्क्वायर, 2x, मतलब एक्स से बहुत बड़ा हो सकता है. समझ में आ रहा है? सो लेट्स सी इन सिंपलर वर्ड्स, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज डन इन इकोनॉमी, जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है इकोनॉमी में, द इनकम इंक्रीजेस मोर देन इन्वेस्टमेंट. तो आपका जो रिटर्न है उसके हिसाब से, मतलब आपका जो इनकम है वो ज्यादा बढ़ता है जितना आपने अपने इन्वेस्ट किया उससे ज्यादा. द मल्टीप्लाइड इफेक्ट इज नोन एज मल्टीप्लायर. दिस मल्टीप्लाइड इफेक्ट मतलब इनकम अगर एक अगेन लेट मी शो यू वन, लाइक इन नंबर्स. ओके, अगर मैंने 100 शेयर्स खरीदे, ओके, एक कंपनी के इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और हर एक शेयर की प्राइस थी 2 मार्केट वैल्यू. ओके, सो दैट मीन्स मैंने 200 रुपीज के शेयर खरीदे, राइट. समझ में आ रहा है कि मैंने 100 शेयर खरीदे, राइट. हर एक की प्राइस थी 2 रुपीज, तो मतलब मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 200 रुपीज.
ओके। लेकिन इस पर मार्केट डिविडेंड मुझे मिला 10% का। कितना मिला? 10%। ओके। तो मेरा ऑलरेडी अमाउंट था 200, उस पर 10% का डिविडेंड मिला, दैट इज 20। तो 20 का मिला मुझे डिविडेंड, और फिर मैंने ये रीसेल कर दिए पर शेयर मे बी 2.5 को। सो मैंने सेल कर दिया 100 शेयर्स 2.5 रुपीज पर हेड। ओके। तो इसका मतलब मेरे शेयर की प्राइस हो गई, कितनी हो गई टोटल, आप बता सकते हैं मुझे कितने हो गए? अगर 100 शेयर्स 2.5 पर मैंने बेच दिए तो कितने हो जाएंगे? 250। इसका मतलब आपके टोटल शेयर्स 270 को बेचे जाएंगे। तो आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया था 200, ओके, लेकिन जो मिल रहा है आपको इनकम वो है 270। सिंपली सेइंग, जितना मल्टीप्लाइड हुआ दैट इज अ मल्टीप्लायर इफेक्ट। ओके। सो ये आपकी इंट्रोडक्शन का पार्ट हो सकता है जब आप इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में बात कर रहे हो। आपने होपफुली शुरू कर दिया होगा आपके नोट्स लिखना, राइट? लेट्स सी द मल्टीप्लायर इफेक्ट प्रोसेस। तो ये कैसे प्रोसेस चलता है? If asked to do so, explain the process that lies behind the multiplier effect, focusing on the extra demand and income created. So कैसे चलता है मल्टीप्लायर, कैसे वर्क होता है आपके इकोनॉमी में, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके। अब सोचो क्या केस है। एक द गवर्नमेंट इंजेक्टेड 200 पाउंड्स मिलियन इन अ प्रोजेक्ट टू बिल्ड थाउजेंड ऑफ अफोर्डेबल न्यू हाउसेस। अच्छे घर में रहने के लिए और सस्ते ऐसे घर बनाए गवर्नमेंट ने, उसके लिए 200 पाउंड जितना पैसा खर्च किया, मिलियन पाउंड। ओके। अ न्यू हाउस बिल्डिंग प्रोजेक्ट इंजेक्ट्स 200 मिलियन ऑफ एक्स्ट्रा डिमांड एंड आउटपुट इनटू द इकोनॉमी। तो क्या होता है, जैसे कि 200 मिलियन पाउंड के अगर घर बनाने, तो घर बनाने के लिए जो सामान लगेगा उसका भी तो डिमांड मार्केट में बढ़ेगा, राइट? मतलब आपके इकोनॉमी में एक्स्ट्रा डिमांड क्रिएट होगा, एक्स्ट्रा डिमांड फॉर आउटपुट क्रिएट होगा। Many businesses benefited directly, including building supplement industries, architects, etc. तो आप आर्किटेक्ट्स को लाओगे, इंजीनियर्स को लाओगे, और फिर जो रहते हैं हमारे पास ट्रेडर्स जिनसे हम लेते हैं मटेरियल्स, जैसे सीमेंट, रेती रहती है, मतलब सैंड, और जो भी कुछ लगता है, कलर्स लगेंगे अगर उस घर को बनाने के लिए, वुड्स लगेंगे, लाकुड चाहिए होगा। तो ये सब आपको डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा, डायरेक्टली उनका डिमांड बढ़ेगा, ये सब बिजनेस डायरेक्टली इंक्रीज हो जाएंगे, राइट? बिल्डिंग न्यू हाउसेस जनरेट अ न्यू फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम्स इंक्लूडिंग वेजेस एंड प्रॉफिट्स। तो मतलब जो भी घर मतलब बिल्डिंग बांधेंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो वो काम करने वाले लोगों को प्रॉफिट मिलेगा। डेफिनेटली वो बिजनेस को प्रॉफिट तो मिलने वाला है। एक घर शायद वो 100 रुपए में बनाएंगे और बेचेंगे 150 को, तो इसका मतलब 50 का प्रॉफिट होने वाला है। अफोर्डेबल है इसलिए प्राइस कम है। ओके। 100 में कौन सा हाउस नहीं बनता, आई एम जस्ट टेलिंग यू एज ए एग्जाम्पल। तो इनको फैक्टर इनकम बढ़ने वाला है, प्रॉफिट मिलेगा, और जो भी वो वर्किंग साइट पे काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स होंगे, वर्कर्स होंगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होंगे, तो क्या होगा, उनको भी प्रॉफिट मिलने वाला है, उनको भी फैक्टर इनकम मिलने वाला है। Will the extra income stay inside the circular flow of income and spending? मतलब जो हमने देखा था, अगर आपको याद है, हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में, ये हाउस होल्ड और फर्म्स सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेबर प्रोवाइड करते हैं, राइट? दे लैंड प्रोवाइड करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को, और फर्म्स क्या करते हैं, उसके हिसाब से उनको फैक्टर इनकम देते हैं, रेंट, फिर इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स, वेजेस, ये सब के पैसे दे देते, राइट? और उल्टा भी हो जाता है कि फर्म्स जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है वो हाउस होल्ड को बेचती है, और जो हाउस होल्ड को बेचा जाता है, तो बेचने के बाद मतलब उनको पैसे मिलते हैं रिटर्न में। तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है।
तो वैसे ही होगा, जैसे ही आप नए घर बनाने के लिए गवर्नमेंट पैसे डालेंगे, तो ये सब जो हमने बिजनेसेस देखे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट होंगे, लोगों के पास पैसे बढ़ेगा, राइट। मतलब गवर्नमेंट सप्लाई ऑफ मनी क्रिएट करेगा, उसके हिसाब से लोगों के पास परचेसिंग पावर बढ़ेगी, उनके पॉकेट्स में जो पैसा है वो बढ़ेगा। और ड्यू टू दिस थिंग कि लोगों के पास जो पैसा है वो बढ़ रहा है, क्या होगा कि जो हम सिर्फ वो ही फैक्टर में देख रहे हैं कि एक ही कंस्ट्रक्शन बिजनेस या फिर ये बिल्डिंग सप्लाई इंडस्ट्रीज आर्किटेक्ट, तो इनसे थोड़ा बाहर बाहर जाने लगेगा फ्लो। इन द सेंस कोई लोगों को लगेगा कि मुझे इंपोर्टेड कार लेनी है, तो वो क्या होगा, इंटरनेशनल ट्रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। वो इंपोर्ट करेंगे और कुछ हो गए जो इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट होने से कुछ और न्यू बिजनेस शुरू हो जाएंगे, उससे एक्सपोर्ट भी बढ़ सकता है शायद। इसका मतलब आपको सर्कुलर फ्लो से पहले अगर 2 सेक्टर मॉडल था तो 3 सेक्टर 4 सेक्टर ऐसे बढ़ते जाएगा, आपका एक्सपांशन हो जाएगा इकोनॉमिक्स का। दैट मीन्स सिर्फ 200 मिलियन पाउंड्स की जो इन्वेस्टमेंट थी वो बढ़कर बहुत बड़ी हो सकती है, एंड दैट इज व्हाट मल्टीप्लायर इफेक्ट इज। ओके, इफ सो द मल्टीप्लायर इफेक्ट इज लाइकली टू बी स्ट्रॉन्ग एंड द रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन जीडीपी इज क्वाइट लार्ज। तो इसका जो जीडीपी पे इम्पैक्ट होगा वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। आता तुम्हाला ऍटलीस्ट मल्टीप्लायर, इन्व्हेस्टमेंट मल्टीप्लायर काय आहे याचा थोडा तरी अंदाज आलाय का? मला सांगाल का? म्हणजे मग आपल्याला पुढे जाता येईल, नाही तर मला ह्याच्यावर तुम्हाला जास्त सांगायला लागेल की नाही. इन्व्हेस्टमेंट मल्टीप्लायर काय आहे याची थोडीशी तरी कल्पना येते का? ओके, तुम्ही इतके शांत आहात याचा अर्थ तुम्हाला ती कल्पना येते असं मानून मी पुढे जाणार आहे. ओके, सिंपली सेइंग, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर दे रहे हो, वो इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंडिचर करने के बाद उस पर ज्यादा रिटर्न्स मिलना, आपका इनकम बहुत ज्यादा बढ़ना। अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको 300 रुपए मिलना एज ए इनकम, तो ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दैट्स इट। तो लेट्स गो फॉरवर्ड, आप तो आंसर्स नहीं देने वाले। Let's see the Keynes multiplier principles is based on following assumption. That means these are the assumption for Keynes investment multiplier. First is autonomous investment. It comes into operation for any autonomous change in spending. मतलब ये जो इम्पैक्ट है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का, ये कौन से भी ऑटोनॉमस स्पेंडिंग पे आता है। ऑटोनॉमस मतलब आप जब कौन से भी आपका एक्सपेंडिचर चेंज कर देते हो, आपका खर्चा बदल देते हो, थोड़ा भी चेंज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट ऑलरेडी वर्क होना शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट में, गवर्नमेंट स्पेंडिंग में, एक्सपोर्ट में, कंजम्पशन में। ओके, सो दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाता है। ओके, हमने ये देखा था ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट क्या है। अगर आपका सेविंग्स नहीं है, इनकम भी नहीं है, तो कुछ थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट होते रहना, दैट इज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ये गवर्नमेंट से ज्यादा हो सकता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की वजह से हो सकता है, कंजम्पशन की वजह से हो सकता है। ओके, देन लम्प सम टैक्सेस। टैक्सेस आर अज्यूम टू बी लम्प सम ओनली। लमसम मतलब पूरा का पूरा, एग्रीगेट टैक्सेस। ओके, दे आर अज्यूम टू बी लमसम, इसे छोटे छोटे फैक्टर नहीं, पूरा का पूरा टैक्स ही कंसिडर किया जा रहा है यहाँ पर। if a portion of increased income in taxes away at every stage of income generation, the multiplier effect will be smaller. तो एवरी स्टेज पे अगर हमने हर स्टेज पे इनकम जनरेशन के मतलब हर एक छोटे छोटे स्टेज पे जहां पर इनकम बढ़ रहा है वहां पर अगर टैक्स कैलकुलेट करना शुरू कर दिया, तो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बहुत छोटा हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एकदम से फाइनल स्टेज पे टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई लंप सम टैक्सेस कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, दो देखे हमने assumptions, autonomous investment और lump sum taxes. The third one is availability of consumption goods. तो consumption goods की availability होना, consumption मतलब final consumption. Okay, the process of income propagation is largely conditioned by the steady flow of mass consumption good. तो जो इनकम प्रोसेशन है, इनकम अर्न करने का, ये लार्जली कंसिडर्ड एज मास कंजम्पशन ऑफ कोर्स। मतलब ये क्यों स्टेबलाइज होता है मार्केट में, अगर आप मास कंजम्पशन कर रहे हो, जैसे अमेजोन का अभी सेल लगा है, राइट। तो मतलब लोग क्या करेंगे, मैसिवली बहुत सारे लोग अभी के लिए ऑर्डर कर रहे हैं ये चीज वो चीज। हम देखते हैं अरे ये पहले 500 रुपए में मिलता था, अब सिर्फ 80 रुपए में मिल रहा है, लेट्स टेक इट। मे बी आपके घर में उसकी जरूरत हो भी नहीं, लेकिन क्योंकि आज ये कम दाम को मिल रहा है, यू आर टेकिंग इट।
you are having it. So that's why that is a steady flow of mass consumption goods. Okay, then continuity of investment, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए आप कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट करते रहोगे. फॉर द रियलाइजेशन ऑफ फुल इफेक्ट ऑफ मल्टीप्लायर, it is absolutely essential that the various increments in investment are repeated at a periodic interval. मतलब इन्वेस्टमेंट में थोड़ी थोड़ी बढ़त होना, थोडा थोडा इसमें इन्क्रीज होना, सतत इन्व्हेस्टमेंट थोड्या 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 प्रमाणावर वाढत राहील, हे करणं गरजेचं असतं ऍट टिपिकल पिरियोडिक इंटरवल्स. ओके, दॅट मीन्स कंटिन्युटी ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. 4 assumptions बघितले आतापर्यंत. ऑटोनॉमस इन्व्हेस्टमेंट, लमसम टॅक्सेस, availability of consumption goods in a market for a steady flow of income for income generation, continuous income generation, आणि continuity of investment. 4 गोष्टी बघितल्या assumptionच्या. 5वी, positive net investment. For realizing the full value of multiplier, पूर्ण मल्टिप्लायरची व्हॅल्यू रिअलाइज करण्यासाठी, माहिती करून घेण्यासाठी, इट इज नॉट इनफ फॉर ग्रॉस इन्व्हेस्टमेंट टू बी पॉझिटिव्ह. फक्त ग्रॉस इन्व्हेस्टमेंट तुम्ही जी करताय ती पॉझिटिव्ह असून भागत नाही, तर ग्रॉस इन्व्हेस्टमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलवेज टेक प्लेस इन इकॉनॉमी. सो ग्रॉस इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे तुम्ही एका कॅपिटलमध्ये, एका ऍसेटमध्ये केवढी इन्व्हेस्टमेंट केली एवढंच बघून थांबून चालत नाही, तर ऍक्च्युली त्या कॅपिटलमध्ये इन्व्हेस्ट केल्यावरती थ्रू आउट द पिरियड, कारण एखाद्या ऍसेटचा खूप लॉंग टर्म पिरियड असतो, तर त्यात किती डेप्रिसिएशन झालंय आणि ते डेप्रिसिएशन बघता आपलं इन्कम वाढलंय का. अदरवाईज तुमचे ऍसेट समजा 2000 रुपयाची आहे आणि पर इयर त्याच्यात समजा 25% डेप्रिसिएशन होते. सो मे बी फॉर इज ऑफ बिझनेस आपण असं म्हणू, पर इयर त्याच्यात 20% डेप्रिसिएशन होते. ओके, सो तुम्ही काय म्हणणार, 2000 वरती 20% म्हणजे 400 रुपीज पहिल्या वर्षात डेप्रिसिएशन आलं, दुसऱ्या वर्षात परत सेम रेट आपण आणि सेम ह्याच्या बघूया, परत 400 400 400, म्हणजे ऍट द एंड ऑफ 5 इयर्स तुमच्या ऍसेटची व्हॅल्यू ऑलरेडी गेली आहे. ओके, डेप्रिसिएशन झालंय त्याचं कम्प्लिटली 2000 रुपीजच्या. मग तुमचं इन्कम वाढून उपयोग काय. दॅट्स वाय आपल्याला नेहमी हे कन्सिडर करायला लागतं की तुमची ऍसेटची नुसती व्हॅल्यू नाही, त्या ऍसेटच्या व्हॅल्यू बरोबर त्याचं डेप्रिसिएशन सुद्धा. आणि आपण ऍसेटमध्ये जी इन्व्हेस्टमेंट केली आहे ती जेव्हा डेप्रिसिएशन बरोबर कॅल्क्युलेट केली जाते तेव्हा तिला म्हणतात नेट इन्व्हेस्टमेंट. आता मला वाटतं डेप्रिसिएशन बद्दल तुम्हाला चांगलीच माहिती असणार, कारण आपण नेहमी अकाउंट्स मध्ये ते बघतो, राइट. दैट्स वाई पॉजिटिव नेट इन्वेस्टमेंट मतलब डेप्रिसिएशन का वैल्यू निकाल कर भी आपका एसेट का कुछ वैल्यू होना चाहिए. सो आपका एसेट का वैल्यू 4000 है और अगर 20% का आपका डेप्रिसिएशन रेट है भी, तो 5 साल के बाद 4000 में से शायद कुछ, लेट्स टेक इट एज कुछ आधा पैसा चला जाएगा, आधा बचेगा. ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है. ओके, पॉजिटिव नेट इन्वेस्टमेंट में क्रॉस इन्वेस्टमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलवेज टेक प्लेस इन द इकोनॉमी, बट नेट इन्वेस्टमेंट और नेट एडिशन टू सोसाइटीज स्टॉक ऑफ अ कैपिटल हैज टू बी पॉजिटिव. मतलब आपकी कैपिटल के या फिर इन्वेस्टमेंट में जो एडिशन हो रहा है वो हमेशा ही पॉजिटिव रहना चाहिए. सोसाइटीज स्टॉक ऑफ कैपिटल, होल्ड सोसाइटी में जो कैपिटल में बढ़त आ रही है, इंक्रीज आ रही है, वो माइनस डेप्रिसिएशन करके भी पॉजिटिव वैल्यू में रहनी चाहिए. ओके, सो लेट्स सी. ये हमने 5, अगर आपको याद करवाने हैं तो 5 अजम्पशंस देखे मल्टीप्लायर के. पहला था ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, दूसरा लमसम टैक्सेस, तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ कंजम्पशन गुड, चौथा कंटिन्यूटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, पांचवा पॉजिटिव नेट इन्वेस्टमेंट. अब विल सी द 6th वन. आपको ये सब प्रिपेयर करने होंगे, नोट्स लिखने हैं इनके बारे में. द 6th वन इज स्टेबिलिटी ऑफ MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. ये स्टेबल होनी चाहिए. ओके, हमने देखा था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मतलब क्या होता है, एक एक्स्ट्रा चीज कंज्यूम करने की टेंडेंसी, राइट. सो लेट्स सी, फॉर द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर टू बी मीनिंगफुल, अगर आपको MPC के बारे में ज्यादा जानना है तो आपको पहले वाले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, वो पूरे के पूरे रिकॉर्डेड है, यही प्लेलिस्ट में एडेड भी है. ओके, यू मस्ट वॉच दैट. For the concept of multiplier to be meaningful, it is also necessary to argue that there is no change in MPC at a frequent interval.
मतलब मल्टीप्लायर का जो हमारा कंसेप्ट है वो मीनिंगफुल होने के लिए उसको अच्छे से, मतलब उसका अच्छा, क्या बोलते हैं हम उसको, अच्छा सा मीनिंग आने के लिए, ओके, जो भी हम थियराइज कर रहे हैं अभी, वो फ्रूटफुल होने के लिए हमें ये याद रखना है कि एमपीसी में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए। लोगों की एक टेंडेंसी होती है कि एक एक्स्ट्रा कंजम्पशन करने की, एक एक्स्ट्रा यूनिट का कंजम्पशन करने की, वो चेंज नहीं होनी चाहिए, ओके, एट अ फ्रीक्वेंट इंटरवल्स, दैट इज एटलीस्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इनकम जनरेशन। जब भी इनकम जनरेट हो रहा है तो लोगों को सेम ही तरीके से कंजम्पशन पैटर्न रखना है, ओके, वो कम नहीं होना चाहिए, वो बढ़ना भी नहीं चाहिए। क्लोज्ड इकोनॉमी, वी आर अज्यूमिंग क्लोज्ड इकोनॉमी हैविंग नो ट्रेडिंग रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसका मतलब, टू थियराइज दिस, हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल ट्रेड फैक्टर को निकाल दे रहे हैं, हम सिर्फ क्लोज इकोनॉमी पे ध्यान दे रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड पूरा का पूरा बंद है, ओके। सो दीज आर द 7 एंड नाउ द 8th assumption, no time lag between successive expenditures on the consumption good। मतलब आप जब कंज्यूम कर रहे हो तो उसके ऊपर कुछ कंज्यूम करने के लिए, कुछ यूनिट्स का कंजम्पशन करने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, एक्सपेंडिचर क्रिएट करना पड़ता है, खर्चा होता है, और वो जो एक्सपेंडिचर करने की आपकी टेंडेंसी है वो फ्रिक्वेंट रहनी चाहिए। मतलब हर दिन अगर मैं 10 रुपए का कंजम्पशन कर रही हूँ तो हर दिन 10 रुपए का होना ही चाहिए, सो दैट देयर must not be any lag or must not be any infrequency, okay। It is argued the income changes are immediately reflected on consumption changes। ऐसे आर्ग्यू किया जाता है कि जैसे ही आपका इनकम मतलब आपका इनकम बदल जाता है, आपका कंजम्पशन पैटर्न भी चेंज हो जाता है वेरी इजीली। जैसे हमने देखा था कि दिवाली में बोनस आता है तो जनरली लोग क्या करते हैं, बहुत सारा कंजम्पशन करना शुरू कर देते हैं, तो थोड़ा इनकम बढ़ा, आपका कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, ओके। देयर इज नो लैग बिटवीन रिसिप्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन, सो दैट्स हाउ इट शुड बी, कि अगर आपका इनकम बढ़ रहा है तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ना चाहिए, उसमें कुछ गैप नहीं होना चाहिए कि आज इनकम बढ़ा और मैंने 4 साल बाद कार ली, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आज मुझे बोनस मिल रहा है तो मुझे आज ही कार लेनी है, या फिर आज मतलब ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड, ओके। Unemployed resources. Finally, Keynes argued that the multiplier principle becomes effective। केन्स ने ऐसा आर्ग्यू किया कि ये जो मल्टीप्लायर का प्रिंसिपल हम खोजने जा रहे हैं, हम जो लर्न करने जा रहे हैं, दैट इज ओनली इफेक्टिव ओनली व्हेन देयर आर अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेस इन द इकोनॉमी। तो ये अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेस क्या है, पहले क्लासिकल लोग बोलते थे कि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए, मतलब हर एक रिसोर्सेस जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, तो ये चार ही एकदम से फुल कैपेसिटी पे रन करनी चाहिए, फुल एफिशिएंसी पर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। लेकिन केन्स का तो पहले से ही मानना था कि ऐसे बहुत रेयरली इकोनॉमी में होता है कि आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे काम कर रहे हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस हो रहा है। ऐसे ही होता है कि जनरली अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस होता है, और यही केन्स बोल रहा है अभी भी कि इकोनॉमी में होना चाहिए अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब कुछ रिसोर्सेस ऐसे होने चाहिए जो अभी तक यूज नहीं किए, दे आर नॉट टैप्ड फॉर यूटिलाइजेशन, ओके। सो in other words, there must exist involuntary idleness of resources, including manpower। तो लेबर भी मतलब अनएम्प्लॉयड रहने चाहिए, और बाकी के ये जो तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो भी आइडली रहने चाहिए। कुछ रिसोर्सेस कुछ काम नहीं करते हैं, सिर्फ वैसे ही आइडल है, रिकाम्या है, ऐसा होना चाहिए, ओके। सो ये चार अभी के लिए हमने 6, 7, 8, 9 ये चार assumptions देखे, जिसमें था स्टेबिलिटी ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब नो इंटरनेशनल ट्रेड, नो टाइम लैग बिटवीन सक्सेसिव एक्सपेंडिचर ऑन कंजम्पशन गुड्स एंड अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेस, ओके। तो हम अब देखते हैं कि ये जो मल्टीप्लायर है उसका वर्किंग कैसे होता है। आपने अपने ये जो असम्पशंस देखे, पहले तो आपको इसके नोट्स बनाने हैं और उसके साथ साथ पढ़ने भी है, ओके। 9 असम्पशन देखे थे हमने, और अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लायर कैसे वर्क होता है, ओके। when investment is done in the done in economy, the income increases more than investment। तो जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उससे ज्यादा इनकम बढ़ेगा। अगर आपको याद है तो जब हम इनकम और कंजम्पशन मतलब कंजम्पशन फंक्शन देख रहे थे तो हमने ऐसे देखा था इनकम बढ़ता है लेकिन कंजम्पशन उस हिसाब से नहीं बढ़ता, मतलब कंजम्पशन भी बढ़ता है लेकिन जितना इनकम बढ़ेगा उतना नहीं बढ़ेगा, थोड़ा कम बढ़ेगा इनकम से।
तो हमने ये देखा था 100 रुपए का अगर इनकम है तो 100 के 100 पूरे खर्च नहीं करने वाली, मैं 80 रुपए खर्च करूंगी और जो बाकी के 20 बचते हैं आई विल सेव दैट, राइट। अब हम क्या बोल रहे हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन के बारे में, कि जब इन्वेस्टमेंट और इनकम दोनों भी बढ़ रहे हैं तो आपका जितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा उससे ज्यादा इनकम बढ़ेगा। मतलब आपने अगर 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो 300 रुपए, इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का है तो आपका इनकम 300 रुपए का होगा, मतलब इन्वेस्टमेंट से ज्यादा इनकम बढ़ेगा। दिस मल्टीप्लाइड इफेक्ट इज नोन एज मल्टीप्लायर इफेक्ट और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। दस इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम इन इन्वेस्टमेंट। मतलब ये कैसे हम देख सकते हैं, ये रेशो है चेंज इन इनकम इन इन्वेस्टमेंट, मतलब आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कितना इनकम बढ़ रहा है। सो इजीली हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम बोल सकते हैं चेंज मतलब डेल्टा। अब तो आपको याद ही होना चाहिए चेंज का मतलब है डेल्टा। तो चेंज इन इनकम, इनकम के लिए हम यूज करते हैं वाई, तो चेंज इन इनकम इज टू, क्योंकि हमने रेशो लिया है चेंज इन इन्वेस्टमेंट मतलब आय। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बाकी कुछ एकदम से कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, आप यही देख रहे हो कि आपका इनकम कैसे चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू आपका इन्वेस्टमेंट। सिंपली अगर यही मैं आपको अलग शब्दों में बताऊं तो दैट इज चेंज इन वाई, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, क्योंकि ये मतलब मैं अभी के लिए आपको लिखा मतलब लिख कर दे रही हूँ। ओके, इफ यू वांट टू राइट आई विल कीप इट ओपन। ओके, सो लेट्स सी दैट्स बेसिकली व्हाट आई हैव रिटन। और ये जो हम रेशो निकाल रहे हैं इसको हम कैसे बोलते हैं? के। क्या बोलेंगे हम, एक बार मुझे बताओ अगर आपको ये सुनाई दे रहा है। इसको हम कौन से लेटर से डिनोट करते हैं? के, अल्फाबेट के कैपिटल। कौन सा के लेटर? वेरी गुड। तो के आपका के इज इक्वल टू चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। वाई मतलब एडिशनल इनकम जनरेटेड डेल्टा वाई, और डेल्टा आई मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट। समझ में आ रहा है? तो ये आपके सामने इसलिए मैंने मेरा वाला हटा दिया है। आप ये लिख लो, मतलब जब नोट्स लिखोगे तब भी लिख लो और अभी के लिए लिख लो तो भी हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, सो दैट इज, ये हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे लिखेंगे? के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, वेयर डेल्टा वाई इज एडिशनल इनकम जनरेटेड and delta I is additional investment. Okay, let's see. Suppose a new investment of rupees 100 crores takes place. Suppose कि आपके इकोनॉमी में 100 crores का नया इन्वेस्टमेंट हो रहा है. Okay, 100 crores is a huge amount. The first impact of this will be that income of a persons employed in investment industries will go up by rupees 100 crores. तो सिंपली पहला इफेक्ट आपको कहाँ पर दिखाई देता है कि जो भी मतलब अगर आप कंस्ट्रक्शन में, हमने जो एग्जांपल देखा था, तो अगर वो इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका इनकम एकदम से बढ़ जाएगा 100 करोड़ से, राइट? समझ में आ रहा है? पहली स्टेप क्या है, फर्स्ट इम्पैक्ट कैसा है कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, अगर 100 करोड़ रुपीस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं तो एकदम से कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काम करने वालों का एग्रीगेट इनकम, सबका मिलकर इनकम कैसे बढ़ेगा? 100 करोड़ से बढ़ने वाला है। ओके, दिस प्रोसेस हाउएवर डज नॉट स्टॉप हियर। मतलब ये जो प्रोसेस है इनकम इंक्रीज का, यहाँ पर खत्म नहीं होता। A certain part of this additional income is spent on consumption depending upon the MPC, marginal propensity to consume, and remaining is saved. तो जो ये 100 करोड़ का 100 करोड़ रुपीस का इनकम बढ़ेगा वो अपने साथ साथ नए कंजम्पशन को भी बढ़ाएगा, क्योंकि हमने देखा है लास्ट लेक्चर्स में जब कंजम्पशन फंक्शन पढ़ रहे थे, जैसे ही इनकम बढ़ता है आपका कंजम्पशन भी बढ़ने वाला है, राइट? तो मतलब आपके एमपीसी की वजह से आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो इनकम 100 करोड़ से बढ़ा तो शायद आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा 80 करोड़ से। तो ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में 100 करोड़ डाल ही दिए हमने, तो 100 करोड़ से वो ऑलरेडी बढ़ गया। लेकिन जब हम कंजम्पशन और बढ़ाएंगे
तो ये कंजम्पशन बढ़ाने के लिए आपका एडिशनल डिमांड मार्केट में क्रिएट हो जाएगा, और जिसका आप कंज्यूम कर रहे हो तो उसके लिए आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। इसका मतलब अगर आप किसी को पैसे दे रहे हो तो उसका भी इनकम बढ़ने वाला है, और वो कंजम्पशन इतना नहीं, मतलब इनकम के जितना नहीं बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो बढ़ने वाला है। तो लेट्स कंसिडर इट कि 80 करोड़ रुपीज 80 करोड़ से बढ़ने वाला है। इसका मतलब आपका 80 करोड़ बढ़ गया, और बाकी के जो 20 करोड़ आपके पास ही है वो सेव हो गए। समझ में आ रहा है ये एग्जांपल? सपोज एमपीसी इज हाफ, जो आपकी एमपीसी है वो हमने आधी कंसिडर की। ओके, तो अगर एमपीसी हाफ है, इसका मतलब आपका जो इनकम है उससे हाफ आप कंज्यूम करोगे। तो 100 करोड़ का इनकम है, मतलब आप 50 करोड़ कंज्यूम करोगे। देन द पीपल प्रोड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट गुड विल स्पेंड ₹50 crores on the consumption and save ₹50 crores that is remaining. तो 100 में से आप 50 crores कंज्यूम करोगे और 50 crores बचा जाएगा। ओके, when they spent ₹50 crores more on consumption goods and services, income of the people engaged in consumer goods industries will go up by 50 crores. तो अगर मतलब मुझे पैसे मिलते ज्यादा के 100 करोड़ रुपीज मुझे मिलते, तो मेरा एमपीसी कितना है? आधा। तो मैंने उसमें से 50 करोड़ रुपए क्या किया, मैंने एक गाड़ी खरीदी, फिर मैंने एक रिसोर्ट खरीदा, फिर मैंने कुछ मेरे घर में पूल बनवाया, स्विमिंग पूल। तो एक बड़े वाला कुछ थिएटर खरीदा मैंने खुद के लिए। तो ये सब मेरे कंजम्पशन गुड हो गए, राइट? और ये सब खरीदने के लिए मैं किसी और को पैसे देने वाली हूँ, तो मेरे 50 करोड़ किसी और के लिए भी इनकम बन गए, राइट? तो मतलब मेरा जो 50 करोड़ कंजम्पशन था वो भी बढ़ गया, तो उनके लिए भी इनकम हो गया। मतलब पहला इनकम 100 था, और उसमें अब 50 करोड़ का मेरे कंजम्पशन की वजह से किसी और को इनकम मिला इकोनॉमी में, तो 150 करोड़ हो गया। मतलब इन्वेस्टमेंट था 100 करोड़ का, लेकिन अभी के लिए हमारा इनकम कितना हुआ? 150 करोड़। ओके, सो लेट्स सी। These peoples, in return, spend half of their additional income on consumption and save the remaining. तो ये जो लोग हैं जिनको 50 करोड़ अभी मैंने दिए, उनमें से क्योंकि हमारा एमपीसी हाफ है, उनमें से भी हाफ खर्चा करेंगे 25 करोड़ का, और 25 करोड़ सेव करेंगे। मतलब फिर से 25 करोड़ बढ़ गए। तो ऐसे करते करते हमारे इकोनॉमी में बढ़त हो जाएगी इनकम की। ओके, मुझे पता है हमारे ओवरऑल लेक्चर का सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया आज के लिए, इसीलिए मैं आपको आपका अटेंडेंस शीट दे रही हूँ, और इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कल वाले देखेंगे। तो डिड यू रिसीव दिस अटेंडेंस शीट? प्लीज लेट मी नो। ओके, आज के लिए हम यहाँ पर ही रुक जाते हैं। यस, सो लेट्स वेट हियर फॉर टुडे, और इसके बाद वाला हम बाद में देखेंगे। ओके, नेक्स्ट वाले लेक्चर में जरूर। ओके, कल मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, तो प्लीज बी रेडी विद दैट। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।